मित्रों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा वीडियो डायबिटीज़ में किडनी फेलर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में आज 8.5 करोड़ से 9 करोड़ डायबिटिक रोगी हैं। ये मेरा अनुमान नहीं, ये भारत के स्वास्थ्य विभाग और हमारे हेल्थ विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 8.5 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में डायबिटिक रोगी हैं। इनमें से बहुत रोगी ऐसे हैं जो रेगुलर रूप से एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं और इंसुलिन भी लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके हर साल भारत में 15 से 18% रोगियों को किडनी संबंधी विकार हो जाते हैं। इन रोगियों को जो डायबिटीज़ से पीड़ित रहते हैं, किडनी के अलावा अन्य जटिलताएँ भी देखने को पड़ती हैं, जैसे कि उनकी आँखें में मोतिया उतर आता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की खतरे भी ज़्यादा रहते हैं। कम से कम 15 से 18% रोगी तो ऐसे होते हैं जिन्हें दवाइयाँ लेने के बावजूद, इंसुलिन भी प्रयोग करने के बावजूद हर साल किडनी संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, किडनी हमारे शरीर का एक अति आवश्यक ऑर्गन है। किडनी पर हमारे शरीर के स्वास्थ्य का और विकास का एक बड़ा महत्वपूर्ण भार रहता है। किडनी में सिर्फ मूत्र को साफ करने का भार ही नहीं रहता, किडनी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक कई तत्वों का निर्माण भी करता है। किडनी यहाँ तक कि किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। यदि किडनी खराब हो तो व्यक्ति के अंदर खून का उत्पादन कम हो जाता है, तो ऐसे रोगियों में खून की मात्रा भी कम देखी जाती है। किडनी और भी बहुत सारे तरह से अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन किडनी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है खून को साफ करना। जब किडनी खराब होती है तो खून के अंदर विषाक्त तत्व बढ़ते चले जाते हैं। इनमें भोजन के द्वारा शरीर में पहुंचने वाले तत्व और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ तो होते ही हैं। बहुत सारी दवाइयों के जो अनुपयोगी तत्व होते हैं वो भी रहते हैं। इसलिए किडनी बहुत महत्वपूर्ण है और डायबिटिक के रोगियों में 15 से 18% रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें आगे चलकर कभी ना कभी किडनी संबंधी विकारों का सामना करना पड़ता है और किडनी विकार के कारण उनकी जान पर खतरा मंडराने लगता है। किडनी यदि खराब हो जाए तो उसको स्वस्थ करना लगभग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए असंभव है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास ऐसी कोई ड्रग, ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं कि जो किडनी विकारों से मुक्ति दिला सके, या एक बार किडनी खराब हो चुकी है तो उसे पुनः दुरुस्त कर सके। जब किडनी खराब हो जाती है और जब खून में विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिक और क्रिएटिनिन वगैरह का स्तर एक औसत लेवल से ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे जब किसी रोगी के खून में यूरिया की मात्रा 70 या 80 मिलीग्राम पर डेकालीटर से ज़्यादा हो जाए, या क्रिएटिनिन की स्तर 2 मिलीग्राम पर डेकालीटर से ज़्यादा हो जाए तो उनको गंभीर स्थिति मान लिया जाता है और ऐसे में डॉक्टर उन्हें डायलिसिस या कुछ मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली दवाएं प्रयोग करने के लिए कहते हैं। मूत्र की दवाएं भी एक सीमा तक काम करती हैं, उसके बाद ऐसे रोगियों के शरीर में यूरिया क्रिएटिनिन निरंतर बढ़ता जाता है और उनमें अन्य जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे रोगियों को खून की कमी तो होती ही है, उनके शरीर में तरल पदार्थ भी संचित होता रहने लगता है। ऐसे में डॉक्टर उनको एक सीमा के बाद डायलिसिस कराने का परामर्श देते हैं, और जब किडनियाँ 80% से ज़्यादा खराब हो जाएं और मूत्र को साफ करने में असमर्थ रहने लगें, शरीर में निरंतर यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती जाए और उनको कम करना संभव ना रहे, तब डॉक्टर अपने रोगियों को एकमात्र सलाह किडनी प्रत्यारोपित कराने के लिए कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है और इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, फिर भी उनमें से अधिकांश मामले कुछ सालों के बाद असफल ही सिद्ध होते हैं।
ऐसे में ऐसे रोगी क्या कर सकते हैं जो जिनको किडनी फेलियर या किडनी विकार का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे रोगी, मेरा अपना अनुभव है, मैंने कई अपने रोगियों पे इसको देखा है, और यदि आप इसको प्रयोग करके देखें तो आपको भी इसका लाभ निश्चित मिलेगा। क्योंकि मैं कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहा आपको, ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट को छोड़ दें या मेरे ट्रीटमेंट को अपना लें। मैं एक परामर्श दे रहा हूँ कि आप इसके साथ जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जो दवाएं आप ले रहे हैं, उन दवाओं को जारी रखें। यदि डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए कह रहा है, डॉक्टर आपको ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेने के लिए कह रहा है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, तो उनके साथ में सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने खान पीन की आदत में थोड़ा सुधार कर लें। आप कुछ जड़ी बूटियों के रूप में, हर्बल मेडिसिन के रूप में कुछ साग सब्जियों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लें। इनसे आपको निश्चित है कि 40 दिन के बाद असातीत सफलता मिलेगी। और यदि आप इस मेरे जो डाइट प्लान है, आप उस डाइट प्लान को 90 दिन तक जारी करते हैं, तो आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्टें देख के ये कहेगा कि आपकी किडनी के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, और किडनी की जो विफलताएं थी, किडनी फेलियर की जो स्थिति थी, आज वो घट रही है। आप उसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि जो आप दवाएं लेते हैं उसे जारी रखें। उसके अलावा 3 चीज़ें, एक मकोई होती है, एक पुनर्वा मूल होती है, पुनर्वा की पत्तियां भी होती हैं, और एक गोखरू, छोटा गोखरू होता है। यदि आपको यदि मकोई ताज़ा मिल जाए तो उसकी पत्तियां ले लें या उसका पंचांग ले लें। आप पुनर्वा यदि ताज़ा मिले तो वो ले लें पुनर्वा, अन्यथा पुनर्वा मूल ले लें और गोखरू, तीनों को लेके उनका पाउडर बना लें। तीनों को परस्पर एक दूसरे के साथ मिला लें और किसी डिब्बे में बंद करके रख लें। इसमें से 20 से 25 ग्राम पाउडर लेके रात्रि को किसी बर्तन में भिगो दें, और प्रातःकाल उसको 20-25 मिनट धीमी आग पर उबाल कर उसको छान के रख लें। इस तरल को दिन में 2 से 3 बार 50 से 60 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। एक बार प्रातःकाल खाली पेट लें, एक बार दोपहर को खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद या 1-1.5 घंटे के पहले लें, और रात्रि को भी खाना खाने से पहले या बाद में लें। सिंपल सा प्रयोग है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन में थोड़ा सा बदलाव करना है। भोजन के बारे में, डाइट के बारे में मैं अपने पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फिर मैं उसको दोहरा देता हूँ कि डाइट के लिए आपको एक नया प्लान, एक नई योजना बनानी पड़ेगी कि नाश्ते के रूप में 3 दिन आपको अलसी होती है उसके बीज को भून के उसका दलिया प्रयोग करना है या उसकी खिचड़ी बनानी है। इसके लिए आपको 50 ग्राम अलसी के बीज लेने हैं और उसको भूनना है, और उस अलसी के बीज का दलिया या खिचड़ी को आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं या दही के साथ सेवन कर सकते हैं। या 3 दिन, इसके 3 दिन बचेंगे, उनमें 3 दिन आप कोदों ले सकते हैं, कुटकी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसकी जगह मंडवा ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का दलिया या खिचड़ी बना के उसका प्रयोग भी दूध के साथ में या दलिया के साथ, दही के साथ कर सकते हैं। आप कोदो, कुटकी या मंडवा का रोटी बना के भी साग सब्जी के रूप में खा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा आप दोपहर को सुबह प्रातःकाल नाश्ते के बाद दोपहर को आप भरपूर मात्रा में फल सेवन कर सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद अपना भोजन ले सकते हैं जो सामान्य भोजन आप लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आप फल या सब्जियां लेंगे तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आप कम मात्रा में भोजन लें। और भोजन के बाद यदि आप छाछ प्रयोग करेंगे तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि छाछ का महत्व पोषण के लिए तो है ही है, पोषण के अलावा एक और महत्व भी है। मैं इसके बारे में अपने पहले वीडियो में विस्तार से
आपको छाछ के विषय में बता चुका हूँ कि छाछ सिर्फ पोषण के लिए नहीं, छाछ हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छाछ के प्रयोग से हमारे जो इंटेस्टाइन हैं, जो हमारा गट का एरिया है वो स्वस्थ होता है। उसके जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम दवाएं खाकर या एंटीबायोटिक सेवन करके या और चीज़ें खाने के बाद नष्ट कर लेते हैं, जो अनुपयोगी हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका त्याग देते हैं, छाछ के निरंतर प्रयोग से वो दुरुस्त होने लगते हैं और वो गट हमारा सामान्य प्रभाव से कार्य करने लगती है। हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हैं पुनः एक्टिव होते हैं और वो शरीर के लिए कई उपयोगी पदार्थों को उत्पादन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो हमारे आहार नाल में रहने वाले जीवाणु हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे निरोगता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। छाछ उसमें आपको ये मदद करती है, इसलिए छाछ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। छाछ के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। रात्रि के खाने में आपको सामान्य आहार लेना है, सामान्य रोटी चपाती लेनी है। रोटी के लिए जो आटा प्रयोग करते हैं, चाहें तो आप मंडुआ का कर सकते हैं, कुटकी का कर सकते हैं, कोदों का कर सकते हैं, चाहे तो आप गेहूं का ले सकते हैं। गेहूं में चाहें तो आधी मात्रा में आप बेसन और जौ मिला सकते हैं, अन्यथा आप बाजरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और सब्जी के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सब्जी के साथ में, रोटी के साथ में, भोजन के साथ में सलाद का परामर्श नहीं देता, क्योंकि सलाद मेरे लिए हमारी भारतीय जो आहार व्यवस्था है उसमें सलाद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम सलाद को, सब्जियों को साग के रूप में प्रयोग करते हैं। साग हम पकाते हैं, वो सेहत पचनी हो जाता है, और सलाद के रूप में जब आप कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उन्हें पचने में एक समय लगता है, और ये आपके पेट में जाके जो पाचन प्रक्रिया है उसमें कुछ अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिए सलाद का प्रयोग, कच्ची सब्जियों का प्रयोग, फलों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। ये स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पकी रोटी के साथ में, पकी दाल सब्जी के साथ में, चावल दाल के साथ में सलाद का प्रयोग मेरी दृष्टि में या आयुर्वेद की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं सलाद का आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। और रात्रि को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने एक काम अवश्य करना है कि 1 गिलास दूध लेना है, और दूध में चाहो तो आप 1-2 चम्मच देसी गाय का घी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ दूध, गुनगुना दूध घूंट करके पी सकते हैं। दूध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि दूध आप किसका लें, मेरा परामर्श है दूध आप किसी का भी लें। यदि देसी गाय का दूध मिलता है वो आपके लिए अमृत तुल्य है। यदि देसी गाय का नहीं मिलता तो भैंस का प्रयोग कर सकते हैं, और भैंस का प्रयोग हो, लेकिन डेयरी का, मैं ऐसी डेयरी का प्रयोग आपको दूध प्रयोग करने के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा जो पैकेट बंद आता है, क्योंकि पैकेट की प्रक्रिया में, दूध बंद को पैक करने की प्रक्रिया में उसे पॉस्चराइज किया जाता है, और पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध के जो तत्व हैं, दूध के जो प्रोटीन हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो ग्लूकोज तत्व हैं, जो वसा के तत्व हैं, उनकी संरचना बदल जाती है। वो उपयोग की बजाय अनुपयोगी ज़्यादा साबित होते हैं, इसलिए मैं उसकी सलाह नहीं देता। आप सामान्य भैंस का दूध प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको देसी गाय का मिले तो बहुत उपयोगी है, लेकिन जर्सी के दूध से थोड़ा बचाव करें, क्योंकि जर्सी के दूध में कई ऐसे विषाक्त तत्व या विषाक्त रसायन रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, जो हमारे शरीर में पहुंचकर कई तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो आप 3 चीज़ें कर सकते हैं, आप करके देखिए। आप 40 दिन में आप देखेंगे कि आपकी किडनियां इस आहार व्यवस्था से, इस मकोए और पुनर्वा और गोखरू के प्रयोग से काफ़ी अच्छा काम करने लगेंगी। आपने सुना होगा कि मकोए की पत्तियां भी आती हैं और पुनर्वा की पत्तियां भी आती हैं, इनकी साग सब्जी बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बथुआ की तरह की रहती हैं, ये मेथी की तरह की रहती हैं, ये और तेज़पात की तरह रहती हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप ताज़ा पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको अतिरिक्त किसी तरह की जानकारी चाहिए, आप मेरे से जानकारी के लिए
मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मैं ऐसी और विशिष्ट जानकारी आपको उपयोगी जानकारी दे सकूं। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि मेरे को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।